वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित पाठ 3 पूर्णांक। चलिए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पूर्णांक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक की संकल्पना, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण, कोष्ठकों का प्रयोग एवं प्रकार, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण और बोर्डमास नियम। आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा इन संख्याओं का योग, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाओं के नियम सीख लिए हैं। छोटी पूर्ण संख्याओं से बड़ी पूर्ण संख्याओं को घटाने की आवश्यकता पड़ने के कारण पूर्ण संख्याओं का विस्तार किया गया। जैसे हमने अभी तक जो भी घटाने किए बच्चों, उसमें हमने क्या देखा कि ज्यादातर हमने बड़ी पूर्ण संख्याओं में से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया, लेकिन कहीं कहीं पे हमारा जब हम प्रगुण को चेक कर रहे थे तो ये आया कि हमें छोटी पूर्ण संख्याओं से भी बड़ी पूर्ण संख्याओं को घटाना पड़ा था और उसके बारे में हमें डिटेल नहीं पता था। तो इसकी वजह से हमें इसका विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3 इनफाइनाइट के संगत ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 नई संख्याएं बन गई। ठीक है, कैसे बनी अभी आगे हम देखेंगे। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं का विस्तारित संग्रह पूर्णांकों का संग्रह कहलाया। यानी जब हमने पूर्ण संख्याओं का और विस्तार किया और उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया तो उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा पूर्णांक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब सबसे पहले हमने शुरुआत की थी प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्याओं में हमने लिया था बच्चों 1 से लेके अनंत तक। जब हमने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया तो वो बन गया पूर्ण संख्याओं का समूह। अब जब हमने छोटी पूर्ण संख्याओं में से बड़ी पूर्ण संख्याओं को घटाया तो हमें आवश्यकता महसूस हुई कुछ अन्य संख्याओं की, और वो अन्य संख्याएं ऋणात्मक थी। तो इसलिए हमने अब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं के समूह को भी शामिल कर लिया। तो जो हमारा नया ग्रुप बना उसे हमने नाम दे दिया पूर्णांक। चलिए क्लास पे आते हैं अपने। इस प्रकार इस इकाई में पूर्णांकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूर्णांकों की आवश्यकता। मोहन एक कलम खरीदने बाजार जाता है। वहां अपनी एक परिचित दुकान पर वह ₹12 की एक कलम पसंद करता है, किंतु उसके पास उस समय केवल ₹10 ही हैं। वह दुकानदार को बताता है कि अभी वह यह कलम नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास कलम के बराबर मूल्य नहीं है। दुकानदार मोहन को कलम देते हुए कहता है कि जितने रुपए आपके पास हैं उतने अभी दे दीजिए, बाकी रुपए बाद में दे दीजिएगा। मोहन प्रसन्नचित होकर वह कलम ले लेता है और दुकानदार को 10 रुपए दे देता है। बताइए अभी दुकानदार को कितने और रुपए देने पड़ेंगे। स्पष्टतः मोहन को अभी दुकानदार को 2 रुपए और देने पड़ेंगे। दुकानदार इन 2 रुपए को मोहन के नाम के आगे अपनी डायरी में उधार के रूप में लिख लेगा, और जब वह दुकानदार को उधार के 2 रुपए लौटा देगा तो वह अपनी डायरी में मोहन के नाम के यह उधार काट देगा। ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में इस तरह की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। इस उधार की राशि 2 रुपए को किस चिन्ह के साथ अंकित करते हैं। अब आप बताइए, अगर हम इसे 2 रुपए लिखेंगे तो ये तो उधार के रूप में चिन्हित नहीं हो पाएगा ना। ये तो ये होगा कि उसने जो है दुकानदार को 2 रुपए दिए। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा उधार को किस चिन्ह के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हम केवल रुपयों की उधारी ही नहीं करते बल्कि कभी कभी वस्तुओं के रूप में उधार लेना पड़ता है। किसान खेतों में बीज बोते समय भी कभी कभी किसी पड़ोसी अथवा गांव के व्यक्ति से जो बीज को बोने के लिए किसान को देता है उधार लेता है और फसल पकने पर उसे लौटाता है। व्यापार में व्यापारी को कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। ऊंचे ऊंचे आधुनिक भवनों में भूतल के ऊपर तो मंजिलें होती ही हैं तथा भूतल के नीचे भी तल बने होते हैं। अतः भूतल के ऊपर और नीचे दोनों ओर ही सीढ़ियां बनी होती हैं। यदि भूतल से कोई व्यक्ति नीचे की ओर 5 सीढ़ियां उतरता है तो इसे किस प्रकार अंकित करेंगे। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि अगर कोई बिल्डिंग है जिसमें ऊपर के भी तल है और नीचे के भी तल है, तो ऊपर जो सीढ़ी जा रही है उसे तो हम काउंट कर लेंगे कि 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी
या एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाली को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में जब आने लगी तो हमें जो है उसका समाधान खोजने के लिए कुछ संख्याओं का और समूह हमें बनाना पड़ा, और उन संख्याओं के समूह को हमने ऋणात्मक संख्याओं के समूह के रूप में देखा, और उनको जोड़ने के बाद हमारी जो संख्याओं का नया समूह बना उसे हमने कहा पूर्णांक। गणितज्ञों ने उपयुक्त उदाहरणों में स्पष्टता के लिए उधार ली गई राशि, भूतल से नीचे उतरी सीढ़ियों की संख्या इत्यादि के साथ चिन्ह डैश जिसे ऋण पढ़ते हैं लगाने की संकल्पना की है। मतलब इसे कौन सा पढ़ते हैं? ऋण। अगर हम इस तरह का चिन्ह लगा दिए तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऋण। ध्यान दीजिए कि विपरीत स्थितियों जैसे लाभ हानि, आय व्यय, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान, संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर और 0 से बाईं ओर चली गई दूरियों के मात्रक में यदि लाभ, आय और 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान और संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर चली गई दूरी के मात्रक प्लस चिन्ह यानी धन चिन्ह से युक्त करके लिखते हैं, तो वहीं हानि, व्यय, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान और संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर चली गई दूरी के मात्रक को ऋण चिन्ह से युक्त करके लिखते हैं। मतलब एक तरफ हमने प्लस ले लिया और एक तरफ हमने माइनस ले लिया। पूर्णांक, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इंटीजर्स। हमने पूर्ण संख्याओं के विषय में अध्ययन करते समय देखा कि पूर्ण संख्याओं पर घटाने की संक्रिया में संवरक नियम लागू नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋण से युक्त संख्याओं का कोई स्थान नहीं है। परंतु व्यवहारिक जगत में यह देखा जा रहा है कि ऋण से युक्त संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। विपरीतता यानी अपोजिटनेस। अपोजिटनेस देखिए, निम्नांकित चित्र को ध्यान से देखिए। ये डेविड है और ये हरी है। डेविड बाईं ओर जा रहा है और हरी दाईं ओर जा रहा है। एक खेल में हरी और डेविड में से प्रत्येक 0 से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहां से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। हरी जितने कदम दाहिने जा रहा है, हरी जितनी कदम दाहिने जा रहा है, डेविड उतने ही कदम बाएं जाता है। इस प्रकार यदि हरी 5 कदम दाहिने जाता है तो डेविड 5 कदम बाएं जा रहा है। अब ये 5 कदम दाहिने गया और ये 5 कदम बाएं गया। 0 से 5 कदम दाहिने और 5 कदम बाएं के विस्थापन विपरीतता के बोधक हैं। मतलब दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो 0 से दाहिने की ओर की दूरी को हम धनात्मक और बाएं ओर की दिशा को हम ऋणात्मक चिन्हों से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हरी की स्थिति -5 तथा डेविड की स्थिति -5 से प्रदर्शित की जाएगी। मतलब एक को हम देखिए +5 दिखाएंगे और एक को -5। तो ये हो गया, देखिए हमारा हरी जो है ये हो गया +5 और डेविड जो हो गया ये हो गया -5। कह रहा है प्रयास कीजिए, निम्नांकित स्थितियों को चित्र सहित बताइए। 0 से 8 कदम बाएं। तो अब आप चित्र कैसे बनाएंगे इसका? देखिए यहाँ पे आप चित्र बना लीजिए। देखिए ये हो गया, आप 0 बनाइए, इधर दाएं है और इधर बाएं है। तो 8 कदम बाएं जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आप लिखेंगे -8, क्योंकि बाएं तरफ माइनस होता है, लेकिन आपको इस तरफ भी उतने ही दूरी पे निशान लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बनेगा। इधर आप -8 दिखा दीजिए और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 +8 दिखा दीजिए, और ये वाला जो है ये आपका स्थान होगा। ठीक है, इसी तरह कह रहा है 0 से 7 कदम दाएं। इसी पे हम दिखा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हम पहुंचे और ये हो जाएगा +7 लिखिए या 7। तो ये हो गया आपका +7, ये हो गया -8। अब लास्ट के ये दोनों बच्चों आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। इन दोनों का चित्र आप स्वयं बनाएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका बना के सिखा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें। मजीद के घर में छत पर चढ़ने के लिए तथा तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं।
देखिए छत पे चढ़ने के लिए भी सीढ़ियां बनी हैं और भूतल पे उतरने के लिए भी सीढ़ियां बनी हैं तहखाने में। सीढ़ियों का चित्र देखिए स्पष्टता, भूतल से ऊपर की दूरियां धनात्मक हैं, ऊपर की धनात्मक हैं तथा भूतल से नीचे की दूरियां ऋणात्मक दर्शाई गई हैं, नीचे की दूरियां ऋणात्मक दर्शाई गई हैं। अब हमसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि आप हमें निम्न स्थितियों को चिन्ह सहित बताइए। भूतल से 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद, तो ध्यान देंगे, देखिए यहां पर है भूतल से 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद तो कहां पहुंचे, +4 पे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे हम लिखेंगे +4। भूतल से 3 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद, देखिए भूतल से 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो कहां पहुंचे, -3। तो हम इसको लिखेंगे -3। भूतल से 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर पुनः 2 सीढ़ियां और चढ़ने के बाद, तो ध्यान देंगे 5 सीढ़ियों तक चढ़े और फिर 2 और चढ़े तो कहां पहुंचे हम, +7 पे। कहां पहुंचे, +7 पे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पे +7। भूतल से 3 सीढ़ियां उतरने और वहां से पुनः 4 सीढ़ियां उतरने के बाद, तो देखिए 3 उतरे तो -3 और वहां से 4 और उतरेंगे तो -7। अब बाकी जो है बच्चों ये वाले दोनों आप करेंगे, च और छ आप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भूतल से ऊपर की स्थिति को धनात्मक तथा उससे नीचे की स्थिति को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त क्रियाओं में से प्रथम क्रिया करने पर स्थिति 4 तथा सीढ़ियां ऊपर +4, दूसरी क्रिया करने के बाद स्थिति भूतल से 3 सीढ़ियां नीचे यानी ऋण 3। अब उसके बाद से देखिए यहां पर हमें चार्ट दिया था जो हमें बनाना था, क वाले में +4 गया था, ख वाले में -3, ग में देखिए +7 और घ में -7। तो ग में हम लिख लेंगे +7 और घ में -7। ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विचार कीजिए, रामप्रसाद दुकानदार किसी दिन की बिक्री से लाभ और हानि को निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित करता है। बिक्री की वस्तुएं, लाभ और हानि। सरसों का तेल, पहले दिन इनको 350 रुपए का लाभ हुआ। मूंगफली के तेल में 120 रुपए की हानि हुई। काली मिर्च में 225 रुपए का लाभ हुआ। हल्दी में 225 रुपए का लाभ हुआ। आटे में 425 रुपए की हानि हुई। चावल में 321 रुपए का लाभ हुआ। राम प्रसाद के लेखा जोखा में भी लाभ और हानि विपरीत स्थितियों का बोध कराते हैं। लाभ को धनात्मक तथा हानि को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार यदि सरसों के तेल की बिक्री से रुपयों में लाभ धन रुपए 350, तो मूंगफली के तेल की बिक्री से रुपयों में हानि 120 रुपए या लाभ ऋण 120 रुपए। उपयुक्त तालिका में दिए गए अन्य वस्तुओं के बिक्री के लाभ और हानि को संगत चिन्ह द्वारा व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। देखिए यहीं पे कर लेंगे बच्चों, ज्यादा हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। काली मिर्च में लाभ हुआ तो इसको प्लस कर दीजिए, हल्दी में भी लाभ हुआ प्लस कर दीजिए, आटे में हानि हुई तो माइनस कर दीजिए और चावल में लाभ हुआ तो प्लस कर दीजिए। इस तरह से हम लिखेंगे इसको बच्चों। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित तालिका में भारत के 5 स्थानों के किसी समय के तापमान दिए हुए हैं। सियाचिन 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, प्रयागराज 0 से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, शिमला 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, दिल्ली 0 से 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर, श्रीनगर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं बच्चों कि ये देखिए 0 यहाँ पे, इससे ऊपर के इन्होंने सब प्लस में दिखाए हैं और इससे नीचे के आप देखेंगे तो यहाँ माइनस में। ठीक है, चलिए कह रहा है कि उपयुक्त से स्पष्ट है कि तापमापी यंत्र भी 2 विपरीत दिशाओं में मापन करता है। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापक्रम को धनात्मक तथा 0 डिग्री से नीचे के तापक्रम को ऋणात्मक के रूप में व्यक्त करते हैं। यथा अब ये देखिए उसी का इन्होंने चार्ट बना दिया है कि सियाचिन में कितना था, ऋण 10 डिग्री, प्रयागराज में
30 डिग्री ऊपर यानी प्लस 30 डिग्री, शिमला में प्लस 10 डिग्री, दिल्ली में प्लस 35 डिग्री, श्रीनगर में माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। एक और एग्जाम्पल हमें यहां दिखाया गया बच्चों, यहां पे देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो आप ध्यान देंगे कि पूरब की तरफ को धनात्मक और उत्तर की तरफ को धनात्मक दिखाया गया है, जबकि पश्चिम दिशा को ऋणात्मक और दक्षिण दिशा को भी ऋणात्मक से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे कह रहा है पूरब और पश्चिम परस्पर विपरीत दिशाएं हैं, उत्तर और दक्षिण भी परस्पर विपरीत दिशाएं हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, ये यही पढ़ रहे हैं कि विपरीतता, जहां भी हमें गणित में विपरीतता की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे हमें धनात्मक चिन्हों के अंकों और ऋणात्मक चिन्हों के अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। पूर्णांकों की आवश्यकता ही हमें विपरीतता से महसूस हुई। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं बच्चों, तो आप ध्यान देंगे कि देखिए यहां से हमने शुरू किया था, तो इन्होंने क्या किया, अगर बाएं दाएं जा रहा है, ये पहला विपरीतता का कंडीशन हमारा हो गया था कि बाएं और दाएं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, देखिए ऊपर और नीचे, फिर हमने पढ़ा लाभ और हानि, उसके बाद हमने पढ़ा तापक्रम के बारे में, 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे। अब हम पढ़ रहे हैं दिशाओं के बारे में, पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब को हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया है और पश्चिम को हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया है। उत्तर को हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया, तो दक्षिण को हमें माइनस से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। चलिए आगे हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। 4 मात्रक पूरब का विपरीत 4 मात्रक पश्चिम है। निम्नांकित के विपरीत क्या है? 3 मात्रक पूरब, तो 3 मात्रक पूरब का क्या होगा? 3 मात्रक पश्चिम। 8 मात्रक पश्चिम, तो इसका होगा 8 मात्रक पूरब। 5 मात्रक पूरब, इसका होगा 5 मात्रक पश्चिम। 2 मात्रक दक्षिण, तो 2 मात्रक उत्तर। 7 मात्रक उत्तर, तो 7 मात्रक दक्षिण। 9 मात्रक दक्षिण, तो 9 मात्रक उत्तर। ओ से पूरब की स्थिति को धनात्मक लेते हुए उपयुक्त प्रश्न के का, खा, गा की स्थिति को चिन्ह सहित लिखिए। अब चिन्ह सहित लिख देते हैं बच्चों, हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिए पूरब है तो प्लस रहेगा, +3। पश्चिम है तो -8, पूरब है तो +5। नीचे भी लिख देते हैं, उसको भी लिखा ही लिखा है। देखिए 2 मात्रक दक्षिण, दक्षिण है तो ऋण से देंगे, ऋण 2। 7 मात्रक उत्तर तो +7, 9 मात्रक दक्षिण तो -9। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को आवश्यकता अनुसार विस्तारित करने के लिए इस संग्रह में हम कुछ नई संख्याओं को सम्मिलित करते हैं। इसके लिए प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4 के संगत हम नई संख्याओं को निम्नांकित ढंग से बनाते हैं। 1 के संगत ऋण 1 इस प्रकार बनाते हैं कि 1 + -1 = 0। 1 और -1 परस्पर विपरीत है। 2 के संगत हम -2 या ऋण 2 इस प्रकार बनाते हैं कि 2 + -2 = 0। तो 2 और -2 परस्पर विपरीत हैं। 3 के संगत -3 इस प्रकार बनाते हैं कि 3 + -3 = 0। यानी जब भी हम दो विपरीत संख्याओं का योग करेंगे तो उनका योग क्या आना चाहिए? 0। इन नई संख्याओं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। 3 और ऋण 3 परस्पर विपरीत हैं आदि। इस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं और ऋण पूर्णांकों और शून्य सहित संख्याओं का नया संग्रह निम्नांकित है। अब जो हमें नया संग्रह मिला वो कैसा है? देखिए 0, 1, ऋण 1, 2, ऋण 2, 3, ऋण 3। इसे हम निम्नांकित प्रकार से भी लिखते हैं। देखिए इधर अनंत से ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, फिर 0, 0 से 1, 2, 3 अनंत तक। इन सभी संख्याओं को पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इंटीजर्स तक कैसे पहुंचे। 1, 2, 3 अर्थात प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऋण पूर्णांक होते हैं। 0
मात्र एक ऐसा पूर्णांक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। ये प्रश्न आपका नेट परीक्षा NMMS में भी आता है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शून्य क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आई होप आप क्लियर हो गए हैं। आगे देखिए, धन पूर्णांक को +1, +2, +3 के रूप में भी लिखते हैं। प्रायः इनके पूर्व धन चिन्ह को नहीं लिखा जाता, अतः संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4 धन पूर्णांक हैं। पूर्णांकों, पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं को निम्नांकित चित्र से समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो देखिए, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। तो धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कौन थी? 1 से लेके अनंत तक। अगली हमारी जो लाइन आई उसमें हमने 0 जोड़ दिया, यानी ये बन गई पूर्ण संख्याओं का समूह। ये कौन सी संख्याओं का समूह बन गया? अब पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में हमारे धन पूर्णांक भी आते हैं और शून्य आ जाता है। नेक्स्ट जो हमने समूह बनाया उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया, तो ये हमारा पूरा समूह बन गया किसका? पूर्णांक का। अब पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं भी हैं और पूर्णांक के अंदर धन पूर्णांक भी है। इस चार्ट के माध्यम से हम इसको और क्लियरली समझते हैं। देखिए, पूर्णांक ऋण संख्या से लेकर शून्य और फिर धन संख्या तक। ठीक है, पूर्णांक को हमने बांट दिया ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में। तो ऋण पूर्णांक हमारे हो गए -1, -2, -3। पूर्ण संख्याएं हमारी हो गई 0, 1, 2, 3। अब पूर्ण संख्याओं में से शून्य को अगर अलग कर दिया जाए तो जो बाकी संख्याएं बचेंगी वो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं यानी धन पूर्णांक। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि धन पूर्णांक को हम और क्या कहते हैं? तो धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि पूर्णांक कहां से आया, पूर्णांक क्या है और हमें पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके आगे के वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, इसको हम पूरा कवर करेंगे बच्चों। एक बार हम फिर से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं अपना, आप देख लीजिए, इसी के माध्यम से करेंगे हम। हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक में हमने पहले जाना कि पूर्णांकों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। फिर हमने देखा कि पूर्णांक हैं क्या और वो कैसे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। देखिए, गणित को आप अपने जीवन से जोड़कर पढ़िए। जिस दिन आप गणित को अपने जीवन से जोड़कर पढ़ने लगेंगे उस दिन से आपको गणित आसान लगने लगेगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं कि गणित आपके जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। हमारी बुक भी इसी पे बेस्ड है और बहुत अच्छी बुक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हमें पता चला कि अगर हम बाएं और दाएं जा रहे हैं तो हम दोनों तरफ की दूरी को तो एक ही चिन्ह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमें एक तरफ प्लस देना पड़ा और एक तरफ माइनस। सेम यही कंडीशन आई कि अगर हम किसी बिल्डिंग में अपर फ्लोर पे जा रहे हैं और बेसमेंट में जा रहे हैं तो दोनों को हम प्लस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आई कि हमारे पास लाभ और हानि दोनों को हम प्लस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। फिर हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान और नीचे के तापमान को एक चिन्ह से व्यक्त नहीं कर सकते थे। विपरीत दिशाओं जैसे पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को भी हम सेम चिन्ह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई संख्याओं के समूह की आवश्यकता पड़ी, जिसको हमने कहा पूर्णांक। पूर्णांक में हमारे ऋण पूर्णांक हैं और पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में से अगर शून्य को हटा लिया जाए तो हमारे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं हमें मिल जाती हैं। तो यानी पूर्णांक में है क्या? ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और साथ में शून्य। ध्यान रखेंगे, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक तीनों को सम्मिलित करने पर हमें इंटीजर्स यानी पूर्णांक प्राप्त होते हैं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द से जल्द ये पूरी बुक मैं आपको इसी तरह से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।